चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात नेपाल की कर लेते हैं। नेपाल में युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद अब वहां की केपी शर्मा ओली सरकार गद्दे से उतर चुकी है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि नेपाल को आगे लीड कौन करेगा। अभी फिलहाल पूरा नियंत्रण नेपाल की सेना के हाथ में है। कल से कई नाम चल रहे हैं, जिसमें सुशीला कार्की का नाम अंतरिम पीएम के लिए सबसे आगे है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नेपाल के लिए आगे की राह क्या है। ये तस्वीरें उन दो देशों की हैं जिनके बीच का फासला करीब हजारों मील का है, लेकिन दोनों देशों में जनता सड़कों पर उतर आई है। फ्रांस और नेपाल के बीच भले ही हजारों मील की दूरी हो, लेकिन दोनों ही देशों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता एक ही अंदाज में सड़कों पर उतरी है। नेपाल में युवाओं के बड़े विरोध प्रदर्शन ने जहां नेपाली सरकार को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया, वहीं फ्रांस में जनता सरकार को कुर्सी से उतारने के लिए सड़क पर उतरी है। दोनों ही देशों में जनता के सड़क पर उतरने का मुद्दा एक ही है, भ्रष्टाचार और मौजूदा सरकार के खिलाफ असंतोष और अविश्वास। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जनता सड़क पर उतरती रही है। फ्रांस और नेपाल को देखें तो दोनों देशों में जनता का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसके मुद्दे एक ही हैं। विरोध प्रदर्शन भी एक जैसा ही है। नेपाल में जो हुआ कुछ वैसा ही उम्मीद फ्रांस के प्रदर्शनकारी अपने देश में कर रहे हैं। नेपाल में तत्कालीन ओपी शर्मा ओली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन जेड ने आंदोलन किया। फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियों के खिलाफ जनता सड़क पर है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी को लेकर गुस्सा था। फ्रांस में सरकार द्वारा खर्चों की कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कमी करने के खिलाफ जनता। नेपाल में नेपाल के मिडिल क्लास और श्रमिक वर्ग की हालत बद से बदतर है। फ्रांस में सरकार की आर्थिक नीतियों से मिडिल क्लास और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ा है। नेपाल में वहीं पिछले 17 साल में 15 बार सरकार बनी। राजनीतिक अस्थिरता भी गुस्से का बड़ा कारण। फ्रांस के नए पीएम सेबास्टियन लेकोर्नु हैं। 2 साल से भी कम समय में ये 5वें पीएम हैं। लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ा है। नेपाल में प्रदर्शन की शुरुआत सोशल मीडिया पर नेपो किड्स हैशटैग से हुई, जो बड़ा हिंसक प्रदर्शन बन गया। फ्रांस में इस प्रदर्शनों की शुरुआत सोशल मीडिया पर ब्लॉक एवरीथिंग के आह्वान से हुई। इसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से पेरिस में हिंसा भड़क गई। नेपाल के काठमांडू में हिंसा के बाद गुरुवार को फिलहाल हालात कंट्रोल में है। आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रखा है। नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। नेपाल में सियासी संकट के बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया जाना तय लग रहा है। प्रदर्शनकारियों में भी सुशीला कार्की के नाम को लेकर सहमति है। Running country is not a easy thing. So we must need various experience to run a country. So for the right now, we have only one good option, that is Sushila Karki, because she at least know how to run a country to manage everything until the next election happen. So we at least have to wait. Other leaders have to wait until the next election, because there will be various chances to come up in front of like Nepal to lead. But for right now, Sushila Karki is the best, because she know everything to manage countries, and I think she can manage to happen next election very well. अब सवाल ये भी है कि नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे चल रही सुशीला कार्की का भारत के प्रति रुख कैसा है। हालांकि सुशीला कार्की की पढ़ाई भारत से हुई है। नेपाल की अंतरिम सरकार की कमान संभालने से पहले कार्की ने पीएम मोदी की तारीफ की है। पीएम मोदी के लिए मन में काफी सम्मान है। पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हैं। भारत नेपाल के लोगों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है। हम बेहद करीब हैं। सुशीला कार्की किसान परिवार में जन्मी हैं और 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। नेपाल की अंतरिम पीएम बनने जा रही सुशीला कार्की का भारत से रिश्ता बेहद पुराना है। सुशीला कार्की कौन है, ये भी जान लीजिए। नेपाल की नई अंतरिम पीएम बनने वाली हैं। साल 1973-74 में बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। साल 1979 में वकालत की शुरुआत की। 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा जेन जेड की पसंद है। नेपाल में तनावपूर्ण स्थिति के बीच वहां से भारतीय नागरिक पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पानी टंकी में भारत नेपाल सीमा पार कर भारत लौट रहे हैं। नेपाल से लौटे एक भारतीय नागरिक ने बताया कि नेपाल में काम बंद हो जाने की वजह से भारत वापस लौटना पड़ा।
उसमें प्लाई फैक्ट्री में वो कैंची चला रहे थे और जो है फिलिंग का हर काम करते हैं। हाँ, अभी क्या क्यों रिटर्न आ रहा है? अभी काम फिलहाल बंद है और जो गाड़ी बंद हो गया तो माल आता नहीं है, माल उठता भी नहीं है, इसलिए मालिक ने मना कर दिया, बोला कि अभी बंद रहेगा, जब भी खोलेगा तब आ जाना। नेपाल में गुरुवार को ये तय होने वाला है कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। नेपाली सेना और युवा आंदोलनकारियों के बीच बातचीत जारी है। बातचीत में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी शामिल हैं। जल्दी ही आधिकारिक तौर पर नाम का ऐलान हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नेपाल के पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके इंद्र कमल, उनसे बात करेंगे। इंद्र कमल जी, अभी किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है सुशीला कार्की को लेकर, क्योंकि देखिए उनको लेकर लोग क्या है, नेपाल में क्या राय रख रहे हैं, इसी के साथ उन्होंने भारत की तारीफ की है, पीएम को सराहा है, इसे भी किस तरीके से देखा जा रहा है वहां पर? जी धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से अभी ताजा जो जानकारी मिल पा रही है उससे ये पता चल रहा है कि अभी राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल और ये जो प्रधानमंत्री की दावेदार बनी हुई है अंतरिम सरकार के लिए सुशीला कार्की, इनके बीच अभी वार्ता आर्मी हेडक्वार्टर में अभी जारी है, जिसको देख के लग रहा है कि शायद इनके लिए कि कैसा माहौल अब बनेगा, अंतरिम सरकार का क्या रूपरेखा होगा, इस विषय पर बातचीत होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जेन-जेड जो आंदोलन है उसको लेकर भी कई धाराओं में लोग बटे हुए हैं। जेन-जी प्रदर्शनकारी जो है अभी बट गए हैं, जो इसमें भी राजनीतिक एक आवरण देखने को मिल रहा है। जैसे जेन-जी जो पूर्ण रूप से जो पुराने विचारधारा की पार्टियों को जो समर्थन नहीं करता है, अब कुछ जेन-जी समर्थक भी इस तरह के पुराने विचारधारा, संविधान को मानना चाहिए, संविधान के ऊपर रहकर जो वहां पे जो संसद है, संसद विघटन नहीं होना चाहिए और इसी के तहत ही एक अंतरिम सरकार बननी चाहिए, ये मांग को लेकर अलग अलग धाराओं में ये प्रदर्शनकारी बढ़ गए हैं। तो इससे जैसे पुराने जो विचारधारा के लोग थे, जो पुराने नेताओं को जो समर्थन नहीं कर रहे थे, वो सुशीला कार्की के ऊपर थोड़ा अभी विचार करने पर विवश है कि हम जब पुराने नेताओं को जो 70 साल से ऊपर के नेता हैं उनको हम बहिष्कार कर रहे हैं, तो हमें सुशीला कार्की को भी इस रेस में नहीं लाना चाहिए, ऐसा एक मांग उठ रहा है। जेन-जेड की तरफ से एक आधिकारिक तौर पर एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है, जिसमें वो चाहते हैं कि सुशीला कार्की की जगह जो नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जो जिन्होंने लोड शेडिंग को लेकर कई बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, ये इस प्रमुख पद पर रहने के बाद उस पद पर उनको एक ये अंतरिम सरकार का जो नेतृत्व है उनको देना चाहिए, उनको देना चाहिए मांग। हाँ और जी बहुत बहुत शुक्रिया इंद्र कमल जी तमाम जानकारी के लिए।